गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। चैप्टर निकाल लीजिए। चैप्टर नंबर 8 फायर फ्रेंड एंड फो। स्टार्ट करते हैं। Early man didn't know what fire was, but he must have seen the damage could cause. तो पहले के समय में जब लाइट का इन्वेंशन हुआ भी नहीं था, तब लोगों को पता नहीं था कि लाइट होती क्या है, उसके बारे में वो नहीं जानते थे फायर के बारे में। बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड। तो जंगलों में रहते थे पुराने समय के लोग, तो उनको जब आग लग जाती थी जंगलों में, तो उनको उससे होने वाले नुकसान तो दिखाई देते थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि होता क्या है ये फायर। लेकिन जब फायर कहीं लग जाती थी जंगल में, तो जब उससे कुछ नुकसान होता था तो वो लोग देखकर उसको डरते जरूर थे कि हाँ ये जो फायर है कोई डेंजरस चीज जरूर है। He must have watched lightning and volcanoes long before he began to use fire himself. आप सबको पता है कि इंसान ने अचानक से बस फायर की जो इन्वेंशन थी वो कर ली थी, लेकिन लोगों को पता नहीं था, पहले उसके पहले लोगों को नहीं पता था कि आग कैसे जलती है, आग का क्या क्या यूज होता है। लेकिन उन्होंने जंगल में लगी हुई आग देखी और वॉल्केनो से निकलता हुआ इरप्शन जो था उसकी जो आग थी वो देखी थी, तो उनको ये पता था कि आग खतरनाक चीज है। Fire was powerful and dangerous. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, good morning. Fire was गुड powerful मॉर्निंग and dangerous. Good morning, all of you. And he was frightened. और इंसान को पता था कि बहुत पावरफुल और खतरनाक चीज है, लोग उससे डरते थे। फ्राइटेंड यानी कि बड़ा डरते थे फायर से। Fire may have puzzled early man, but we now know that fire is the result of a chemical reaction. पहले के समय के लोगों को जब पता नहीं था तो उनको बड़ा डर लगता था, लेकिन अब हम ये जानते हैं कि जब आग जो है वो जलती है तो वो एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। वो कोई डरने वाली चीज नहीं है, लेकिन कुछ केमिकल्स का एक साथ रिएक्शन होता है तब आग जल जाती है। When the oxygen in the air combines with carbon dioxide and hydrogen in a fuel, a chemical reaction takes place. तो किस कैसे आग जलती है? कार्बन कंबाइन किसके साथ होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब एक साथ जब कंबाइन होते हैं तो आग जल जाती है। हाँ, when the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen, तो energy in the form of heat and light is released in this process. तो light, energy, heat, ये सारा कुछ इस प्रोसेस में निकलता है। जब हम देखते हैं कि आग जलती है तो बड़ी गर्मी लगती है, हीट आती है। दिस इज वॉट वी कॉल फायर। इसी को हम आग कहते हैं। ये कंबाइन जो मिक्सचर है हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन का। 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर: फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। 3 चीजों की जरूरत होती है आग जलाने के लिए, आप सबको पता है। वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल। फ्यूल की एग्जाम्पल आपसे पूछा है तो आपको ये बताना है कि क्या कोई भी तरह का वुड, कोल, ये कुकिंग गैसेस, ये सारी जो है ये फ्यूल का एग्जाम्पल है। ऑक्सीजन कम फ्रॉम द एयर। ऑक्सीजन आपको पता है हमें हवा में मिलती है, एयर में मिलती है। दैट इज वाई व्हेन यू ब्लो ऑन स्मोल्डरिंग पेपर इट ऑफन बर्स्ट इनटू फ्लेम। इसीलिए जब आप स्मोल्डरिंग पेपर को ब्लो करते हैं तो वो भी एक फ्लेम देता है, वो भी उसमें से भी आग निकल जाती है। It often bursts into flame. The third thing needed to make fire is heat. और तीसरी चीज जो है आग जलाने के लिए जो जरूरी होती है वो है heat. Fuel and oxygen do not make fire by themselves. Fuel, oxygen अपने आप में आग नहीं जला सकते हैं। कैसे जलेगी? और else a newspaper or a stick lying in the open would catch fire on its own. कोई भी अगर सूखा कागज या लकड़ी रख दे तो उससे आग अपने आप जल नहीं जाएगी। टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड, एक टुकड़े लकड़ी को भी जलाने के लिए या कागज को भी जलाने के लिए भी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर, उसको एक टेम्परेचर पर ले जाकर हीट करना होगा तभी जाके आग जलेगी। वी जनरली डू इट विद अ लाइटेड, हाँ लाइटेड मैच। हम लोग अक्सर करके किससे जलाते हैं? मैच से जलाते हैं, माचिस से जलाते हैं। यस मैम। Every fuel has a particular temperature at which it begins to burn.
सारे फ्यूल का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसके हिसाब से उस टेम्परेचर पर जाकर वो बर्न होना स्टार्ट होता है. दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट. और आपने साइंस में पढ़ा होगा कि इसी टेम्परेचर को फ्लैश पॉइंट कहा जाता है. और काइंडिंग टेम्परेचर or of the fuel. It is something said that fire is a good servant but a bad master. किसी ने कहा है कि जो फायर है वो एक अच्छा सर्वेंट तो है, लेकिन अगर वो मास्टर बन जाए तो वो बहुत बुरा हो सकता है. It only means that fire is very useful as long as it is kept under control. लेकिन हम ये कह सकते हैं अगर हम सही से उसका यूज करें, कंट्रोल में यूज करें फायर का, तो वो बड़ी यूजफुल चीज है. For instance, we use it to cook our food, warm our homes in winter and to generate electricity. ज्यादातर हम लोग फायर का यूज करते हैं खाना बनाने के लिए और इन सब चीजों के लिए. बट लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर दूसरी तरह से देखें तो इफ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन बी वेरी डेंजरस. लेकिन अगर फायर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो आप सबको पता है इसका जो रिजल्ट होता है वो बहुत डेंजरस हो सकता है. Each year, thousands of homes and shops are damaged by fire. आपने न्यूज में सुना होगा हमेशा हर साल कितने सारे लोगों के घर या शॉप्स जो है वो लाइट आग की वजह से खराब हो जाती हैं, जल जाती हैं. Vast areas of forest are also destroyed and hundreds of people are killed or injured. बहुत बड़ा बड़ा अभी कुछ टाइम पहले आपने ऑस्ट्रेलिया में जंगलों के बारे में सुना होगा और कई जंगलों में ऐसी आग लग जाती है जो बहुत ज्यादा भयानक होती है और उसमें कितने सारे जानवर और लोगों को नुकसान होता है, ट्रीज को नुकसान होता है, एनवायरमेंट को नुकसान होता है. जस्ट एज 3 थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट अ फायर. अब आपको ये पता होना चाहिए कि सिर्फ 3 चीजों की जरूरत होती है फायर को स्टार्ट करने के लिए. और वो 3 चीजें कौन कौन सी है? There are 3 main ways in which a fire can be put out. यही तीनों को अगर हटा दिया जाए इनमें से किसी को, तीनों को, तो फायर जो है वो खत्म भी हो जाएगी. इन ईच वन ऑफ द 3 थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे. इन तीनों में से इन तीनों को हटा देंगे तो ये जो लाइट है, ये जो आग है, ये कम हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक अवे द फ्यूल. या फिर अगर हम फ्यूल हटा दें तो लाइट जलेगी ही नहीं. इफ द फायर हैज नो फ्यूल टू फीड ऑन, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस. फ्यूल नहीं होगा तो आग जलेगी ही नहीं. वी ऑफन लेट अ फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट. अगर हम लोग आग में और ज्यादा फ्यूल ना डालते जाएं तो वो अपने आप ही बंद हो जाएगी आग. वी ऑफन लेट द फायर डाई आउट. हाँ, The second way of putting out a fire is to prevent oxygen from reaching it. आप सबको पता है कि हमारे आसपास ऑक्सीजन है जिसे हम इनहेल करते हैं तभी हम ब्रीथ कर पा रहे हैं, हम जिंदा हैं. तो अगर आप ऑक्सीजन उस जगह से जहां पर आग है वहां से हटा लेते हैं ऑक्सीजन, तो आग भी बंद हो जाएगी क्योंकि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है. So no simply of oxygen means no fire. Small fires can be put out or smothered with a damp blanket or a sack. अगर आप धूल, आपने देखा होगा जब थोड़ी बहुत आग लग जाती है कहीं पर तो लोग उसमें मिट्टी डाल देते हैं या किसी चीज से उसको ढक देते हैं, कवर कर देते हैं. इसलिए कवर करते हैं ताकि उसमें ऑक्सीजन ना जाने पाए और वो आग जो है अपने आप बुझ जाएगी. This stop oxygen reaching the burning material. Sometimes carbon dioxide is used to extinguish fire. It does not allow oxygen to reach the burning material. आपको पता है कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं और इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को. तो आग में भी जब हम ऑक्सीजन हटा देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड डाल देंगे, उस गैस को डाल देंगे, तो भी आग जो है वो फैल नहीं पाएगी. The third way of putting out a fire, it is to remove heat. If the temperature can be brought down below the flash point, the fuel stop burning. आपको पता है कि एक पर्टिकुलर फ्लैश पॉइंट पर ही आग जलती है. तो अगर हम उसके हीटिंग को, उस पॉइंट वाली हीट को कम कर देंगे, यानी कि उसमें हम पानी डाल देंगे. आप देखते हैं कि पानी सबसे पहले ही लोग डाल देते हैं, तो उससे भी आग जो है वो बुझ जाएगी. You blow on a burning matchstick or a candle to put it out.
In doing so, you remove the hot air around the flame, bringing down its temperature below the flash point, and the candle goes out. Sometimes water is sprayed on a fire. It absorbs heat from the burning fuel and lowers the temperature. The blanket of water also cuts off the supply of oxygen and the fire is extinguished. तो सबसे जो बड़ा तरीका, सबसे पुराना तरीका वाटर जो है आग को बुझाने का, वो इसीलिए है ताकि, क्योंकि वाटर जो है, वाटर की जो ब्लैंकेट है, वाटर का जो, जब वाटर हम लोग किसी भी फायर पर डाल देते हैं तो वो ऑक्सीजन को भी रीच करने से बंद कर देता है। और आप सबको पता है कि नॉर्मली जो वाटर है वो हीट भी कम कर ही देगा, तो जो फायर है वो अपने आप बुझ जाएगी। Some fires cannot be put out with water, लेकिन कुछ फायर ऐसी भी हैं जिनको हम पानी से नहीं बुझा सकते। If water is sprayed onto an oil, the oil will float to the top of water and continue to burn. आपने देखा होगा कि जो ऑयल होता है वो पानी पर भी तैरता है। तो अगर किसी ऑयल में आग लगी हुई है और आप उस पर पानी डाल के बुझाने की कोशिश करोगे तो फिर भी वो नहीं बुझेगा, क्योंकि जो वाटर होता है उसके ऊपर ऑयल फ्लोट करता है, तो वो बुझेगा ही नहीं, उसका टेम्परेचर जो है वो डाउन होगा ही नहीं। This can be very dangerous because water can flow quickly, carrying the burning oil with it and spreading the fire. तो आपने देखा होगा खाना बनाते समय अगर ऑयल जो तो उसमें अगर पानी चला गया है तब भी वो डेंजरस होता है। तो अगर आप ऑयल वाले जो फायर है उस पर पानी डालोगे तो आग और फैल जाएगी। वाटर शुड ऑल्सो नॉट बी यूज ऑन फायर्स caused by electrical appliances. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है याद रखने वाली कि जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती है घर के अंदर, उसमें अगर किसी तरह से आग लग गई है तो कभी भी हमें पानी नहीं डालना है, वरना क्या होगा, द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड बी किल्ड। सो इट्स वेरी डेंजरस। A carbon dioxide extinguisher is the best thing to fight an electrical fire. आपने देखा होगा स्कूल्स में या किसी भी ऑफिसेज में एक वो सिलेंडर जैसा कुछ होता है, उसके अंदर होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो उस गैस को आप किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पे अगर आग लगी तो उस पर अगर स्प्रे कर दोगे तो वो आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और वो बंद भी हो जाएगी जो आग है। We spend millions of rupees each year in fighting areas. हम लोग बहुत सारा millions of जो पैसा है वो खर्च करते हैं बहुत बड़ी बड़ी आगों को बुझाने के लिए। And we spend more trying to find new ways of preventing fires from happening and getting out of control. प्रिवेंट करना यानी कि बचाव करना। तो बहुत सारे पैसे हम खर्च करते हैं जब फायर लग जाती है उसको रोकने के लिए, लेकिन उसके पहले भी बचाव करने के लिए भी हम बहुत सारी प्रिपरेशंस कर देते हैं ताकि जो आग है वो लगे ना या फिर कंट्रोल में रहे। ऑन द होल वी हैव लर्नड रादर वेल टू कंट्रोल फायर एंड पुट इट टू गो यूजिंग इन आवर एवरीडे लाइफ। तो हमें ज्यादातर ये सीखना पड़ेगा कि हम आग लगने से कैसे बचाएं। आग लगने के बाद रोकने के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उसको पहले ही हम रोक दे, लगने ही ना दे, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। लॉन्ग अगो, बहुत पहले, देयर वर नो फायरमैन, कोई भी फायरमैन नहीं था, फायर फाइटर्स नहीं थे। व्हेन फायर ब्रोक आउट, जब फायर लग जाती थी उस समय, एवरीबडी बिकेम अ फायर फाइटर, सब लोग बन जाते थे फायर फाइटर। People formed human chains, they still do it of required. तो लोग क्या करते थे पुराने समय में आग बचाने के लिए, ह्यूमन चेन बना लेते थे और एक साथ आग के ऊपर हमला करते थे, यानी कि आग को रोकने के लिए कोशिश करते थे। अभी भी वो होता है अगर बहुत जरूरत पड़ी है तो। And passes buckets of water from well or a pond to the blaze. तो क्या करते थे, ह्यूमन चेन बनाते थे और जो भी आग बुझाने की सामग्री होती थी, पानी हो मिट्टी हो, सब उस पे फेंका करते थे एक साथ। Now there are laws about building constructions which ensure that space is left between buildings to reduce the risk of fire. आपने देखा होगा जब बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं तो स्पेशली ख्याल रखा जाता है कि बिल्डिंग के आसपास का एरिया थोड़ा खाली हो ताकि फायर लगने में थोड़ा सा मुश्किल हो, कहीं भी आग आसानी से ना लग पाए और उसको कंट्रोल भी किया जा सके। Every new building, especially a public place, must ensure observance of fire prevention norms.
आपने देखा होगा कि जब पब्लिक प्लेस कोई होता है या कहीं भी कोई बिल्डिंग अगर बहुत बड़ी बनी हुई है, तो वो लोग ज्यादा ध्यान देते हैं कि कहीं आग ना लग जाए, या आग से बचाव के लिए चीजें जो होती है वहां पे पहले से रखी होती हैं। Bands of firefighting workers with special equipment known as fire brigades are there to put out fire. फायर बुझाने के लिए आपको पता है कि फायर ब्रिगेड होती है। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेन पीपल, और जो फायर फाइटर्स होते हैं वो कोई भी ऐसे इंसान नहीं होता, वो बहुत ट्रेन हुए लोग होते हैं। दे possesses many skills, उनके पास बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं आग बुझाने की। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, नॉक डाउन डेंजरस वॉल्स, स्प्रे वाटर एंड अदर मटेरियल्स to bring fire under control. They are also trained in fire aid so that they can help people suffering from burning और फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ स्मोक। तो उनके पास ये भी ट्रेनिंग होती है कि जिसको आग लग गई है या कुछ लोगों को अगर बचाना है तो उनको वो लोग क्या क्या चीजें प्रोवाइड करा सकते हैं। द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड फ्यूजेस हेल्प अर्ली मैन टू कोप विद नेचर बेटर एंड ग्रेजुअली अडॉप्ट अ सेटल मोड ऑफ लाइफ। तो जब डिस्कवरी हुई फायर की तो वो इसीलिए हुई, किसी भी चीज का इन्वेंशन तभी होता है जब हमें उसकी जरूरत होती है। तो आपको पता है फायर अगर ना होती लाइफ में हमारे तो कितनी मुश्किल होती है हमारे जीवन को। So fire is still worshipped in many parts of the world. Fire is indeed a friend, but as we know, it can be dangerous enemy once it gets out of control. आप सबको पता है कि फायर हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन अगर कंट्रोल से बाहर हो गया तो ये बड़ा डेंजरस साबित होता है। तो ये चैप्टर आपका यहीं से एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर पर आइए। नेक्स्ट आपकी पोएम है मीडो सरप्राइजेस। सब लोग आ जाइए। Walk across a green field, a park, or even under a clump of trees, and you will notice many wonderful things. आप सब लोग जब भी किसी गार्डन में जाते होगे या किसी भी ग्रीनरी वाली जगह पर जाते होगे तो बहुत अमेजिंग अमेजिंग चीजें देखने को मिलती है। स्पेशली अगर आप सुबह के टाइम पर किसी गार्डन या पार्क में जाओ तो बड़ा रिफ्रेशिंग सा और बहुत सुंदर सुंदर नेचर की चीजें देखने को मिलती है। तो उसी के बारे में इस पोएम में बताया गया है कि क्या क्या चीजें हमें मिडोज में देखने को मिलती है। मिडो यानी कि जो हरे घास के मैदान होते हैं या हरा कोई भी ग्रीन जगह कोई पार्क होता है, वहां पे क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है। मिडोज हैव, स्टार्ट करते हैं पोएम। मिडोज हैव सरप्राइजेस, यू कैन फाइंड देम इफ यू लुक, वॉक सॉफ्टली थ्रू द वेलवेट ग्रास एंड लिसन बाय द ब्रूक। आप अगर किसी भी जंगल में या किसी भी गार्डन में जाते हो तो आपको बहुत सारे आश्चर्य करने वाले, सरप्राइज करने वाले, हैप्पी करने वाले कुछ चीजें दिखाई देंगी। यू कैन फाइंड देम इफ यू लुक, अगर आप देखेंगे तो, अगर आप ऐसे चले जा रहे हो अपने भी किसी भी थॉट में खोए हुए तो वो नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप देखना चाहते हो नेचर की ब्यूटी को, थोड़ा सा एडमायर करना चाहते हो तो आप जरूर ध्यान देंगे और आपको दिखाई देगा कि बहुत सॉफ्ट सी जो वेलवेट वाली जो ग्रास होती है। अब वेलवेट ग्रास को हमें फील करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम बिना फुटवेयर के जब जाएंगे तभी तो हम देखेंगे कितनी सॉफ्ट सी जो ग्रास है और कितना सुंदर वो गार्डन है। एंड लिसन बाय द ब्रूक, और हमें देखना होगा कि कितनी सुंदर सुंदर जो वहां पे आवाजें आ रही हैं। जब आपको पता है कि गार्डन में बहुत प्यारे प्यारे बर्ड्स होते हैं, बटरफ्लाईज होती हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, तो अगर आपको वो सब फील करना है तो आपको उसको नोटिस करना पड़ेगा।
वो जो नेचर की ब्यूटी है उसको फील करना पड़ेगा। यू मे सी अ बटरफ्लाई रेस्ट अपॉन अ बटरकप। आप क्या पता आपको दिख जाए कि एक बटरफ्लाई है जो बटरकप पर बैठी हुई है। आज के समय में इतना पोल्यूशन बढ़ चुका है, लोग इतना ज्यादा पोल्यूशन करते हैं कि बहुत सारी जो नेचर की चीजें हैं वो हमें दिखाई भी नहीं देती हैं, सब खत्म होती जा रही, कम होती जा रही है। लेकिन अभी भी अगर आप बहुत अच्छे किसी भी एनवायरनमेंट में जाते हैं तो वहां पे हो सकता है आपको बटरफ्लाई दिखाई दे जाए फूलों के ऊपर बैठी हुई। कितना सुंदर दृश्य होगा, कितना सुंदर साइट होगा वो। एंड अनफूल इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉज टू सिप द नेक्टर अप। और बटरफ्लाई क्या कर रही होगी, अपना स्ट्रॉ लेकर नेक्टर को सिप कर रही होगी, जो फ्लावर्स का जो रस होता है उसको निकाल रही होगी। और ये आपको कब दिखाई देगा, जब आप उसको ऑब्जर्व करेंगे बहुत ही शांति से, बहुत ही प्यार से। लेकिन क्या करते हैं लोग, बटरफ्लाईज अगर दिख गई है तो उनको डिस्टर्ब कर देते हैं, जाकर उनको उड़ा देते हैं, पकड़ लेते हैं ना। तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, हमें नेचर को एक्सप्लोर करना चाहिए। मे यू स्केयर अ रैबिट हु इज सिटिंग वेरी स्टिल, though at first you may not see him, when he hops you will। तो क्या पता आप उस जब घास के मैदान से जा रहे हैं तो आप किसी रैबिट को डरा दे। आपने देखा होगा कि जो रैबिट होता है वो बड़ा मतलब बहुत डरपोक सा होता है, वो बहुत भाग जाता है, जल्दी दिखाई नहीं देते। किसी भी अगर आप जंगल में जाएं या कहीं भी जाते हैं तो बहुत जल्दी ये सब जानवर दिखाई नहीं देंगे। क्यों नहीं दिखाई देते, कि वो बड़े अलर्ट होते हैं, बहुत जल्दी से वो छुप जाते हैं। तो यू मे स्केयर अ रैबिट, क्या पता आप भी एक रैबिट को स्केयर कर दो, डरा दो। हु इज सिटिंग वेरी स्टिल, जो कि बहुत शांति से अपनी जगह पर बैठा हुआ था। दो एट फर्स्ट साइट यू मे नॉट सी, और जल्दी दिखाई भी नहीं देगा वो आपको, वो बहुत छुपा हुआ रहता है, बहुत शांति से अपनी जगह पर, अपनी स्पेस पर रहता है। when he hops you will। and a dandelion whose fuzzy hair, dandelion एक जीव है, was golden days ago has turned to airy paracaches and flutter when you blow। तो यू मिस, हाँ, a dandelion whose fuzzy head was golden days ago has turned to airy parachutes that flutter when you blow। तो डैंडेलियन का जो फूल है वो गोल्डन गोल्डन होगा, अपने सर को ऊपर किया, यानी कि धूप में जो फूल होते हैं ना येलो वाले डैंडेलियन, आपने देखा भी होगा, तो वो धूप में खिलते हैं। तो जब क्या पता जब आप जंगल से गुजर रहे हो तो वहां पर वो आपको दिख जाए। और हैज टर्न टू एरी पैराशूट्स, और जब हवा चलती है तो जब कुछ फूलों के कुछ जो होते हैं ना वो उड़ने लगते हैं, तो वो पैराशूट बनकर उड़ने लगे। दैट फ्लटर व्हेन यू ब्लो, अब आपकी हवा से या आपके आने जाने की वजह से। Explore the meadow houses that burrows in the ground, a nest beneath tall grasses that ain't amazing मॉन। एक्सप्लोर करिए, ये जो ब्यूटी है नेचर की, इसको एक्सप्लोर करिए। अपने घरों में बैठे मत रहिए, कभी ना कभी शाम को या मॉर्निंग में किसी मिडो को एक बार विजिट करिए और वहां की जो ब्यूटी है नेचर की उसको एक्सप्लोर करिए, बिना उसको डिस्टर्ब किए हुए, बिना फ्लावर्स को तोड़े हुए, बिना डैंडेलियन को नुकसान पहुंचाए हुए, बिना बटरफ्लाईज को डिस्टर्ब किए हुए, रैबिट को परेशान मत करिए। सिर्फ क्या करिए, उसको एक्सप्लोर करिए, उसको अप्रिशिएट करिए ब्यूटी ऑफ नेचर को। A nest beneath tall grasses, the ants amazing mound। क्या क्या आप देखेंगे वहां पे, जो ग्राउंड पर जो मिडो हाउसेज है, ग्राउंड पर कैसे मिडो हाउसेज आपने देखा होगा, चींटियों के जो मून्स होते हैं, चींटियां जो मिट्टी के मून बना लेती हैं, उसको मत छेड़िए। और नेस्ट beneath tall grasses, टॉल ग्रासेज यानी कि लंबे जो पेड़ होते हैं वहां पर जो नेस्ट होते हैं उनको छेड़छाड़ मत करिए, बस एक्सप्लोर करिए आप उसको। Oh, meadows have surprises and many things to tell। उन घास के मैदानों में बहुत अमेजिंग अमेजिंग सरप्राइजेस होते हैं आपके एक्सप्लोर करने के लिए।
एंड बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको पता भी नहीं है। यू मे डिस्कवर दीज योर सेल्फ, आप क्या पता उसको अपने आप उसको एक्सप्लोर कर पाएंगे। कोई आपको बताने वाले की जरूरत नहीं है, आप अकेले जाइए, बस आपके अंदर ये होना चाहिए कि आप उसको देखना चाहते हैं बिना डिस्टर्ब किए हुए। इफ यू लुक एंड लिसन वेल, बहुत ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे तो आपको उन घास के मैदानों में बहुत शांति, बहुत सुकून मिलेगा और बहुत सारी चीजें आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो आपका जो ये पोएम है ये भी एंड होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9, अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर। मैम हेलो जी बोलिए बोलिए। मैम, वो मैम उसमें ओरल का पेपर होने वाला है मैम, 8 से। हाँ मैम इंग्लिश में मैम वो मैम डिक्टेशन रेसिटेशन होगा ना? जरूरी नहीं है बेटा, क्योंकि ऑनलाइन होने वाला है ना, तो जितनी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं ऑनलाइन वही हो पाएंगी। तो आपको जो भी चैप्टर होमवर्क मिला होगा ना वो पीडीएफ में मैम यूनिट 2 का उसमें दिया है ग्रुप यस मैम। क्या दिया है? मैम यूनिट 2 का दिया है कि यूनिट 2 का ओरल एग्जामिनेशन होगा। यूनिट 2 का एग्जामिनेशन होगा, लेकिन आपका जो लास्ट चैप्टर आपको पीडीएफ में दिया गया है उसको आप तैयार कर लीजिए, उसमें से आपसे हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। अगर रिसिटेशन पॉसिबल हो पाएगा ऑनलाइन में या जो भी उस समय सिचुएशन होगी तो वो तो हो ही जाएगा, वो तो आप कर ही लोगे, लेकिन चैप्टर जो लास्ट वाला आपको दिया गया है उसको तैयार कर लेना। यस मैम। तो मैम पोयम वोयम सुनेंगी? मैम एक पोयम तैयार कर लीजिएगा, उसमें क्या है, मैम कोई भी एक मैम, पोयम जो आपके कोई भी यूनिट 2 पोयम। में है, यूनिट 2 में यस मैम। मैम ये जो उसको मतलब तैयार कर लीजिए। 7 और 8 चैप्टर है, तो मैम ये वाला नहीं आएगा? हाँ, लास्ट आपके पीडीएफ में क्या कौन सा चैप्टर गया है ये बताइए, अभी तक मैम आप 7। सबको पता होना चाहिए। 7 गया है ना लास्ट में, यस मैम। मैम सप्लीमेंट्री लिटरेचर में, तो उस 7 चैप्टर को आप सब लोग तैयार कर लीजिए। Yes, उसमें से हम कुछ भी आपसे पूछेंगे वो आप ओरली हमको आंसर कर दीजिएगा। मैम 6 नहीं आएगा? यस और एक एक पोयम लास्ट बेटा लास्ट, और एक एक Yes. पोयम तैयार कर लो। यस मैम। यस मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू मैम।